हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे न्यू टॉपिक अकबर। हम लोगों ने हुमायूं और शेरशाह देख लिया। हुमायूं और शेरशाह के बाद अकबर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अकबर, और अकबर का जन्म जो था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीर साल के महल में हुआ था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कालानौर। तो ये कालानौर जो स्थान है वहीं पे अकबर को लाया गया था, और बीच में ही पता चल गया था कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो इस वजह से कालानौर में ही उसका जो है राज्याभिषेक कर दिया गया था। तो देखिए, तो ये आपका हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब के सिकंदर सूर को समाप्त करने में संलिप्त था। उस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। और हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलनौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया था। उस समय अकबर की आयु जो थी वो 14 वर्ष से कम थी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से याद रखिएगा 14 फरवरी 1556 को वो मुगल बादशाह हुआ था। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो हल्दी घाटी जो युद्ध था उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये अप्रैल 1576 में हुआ था, जिसका नेतृत्व मान सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो अभी हम लोगों ने देखा 1576 में। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हकीम खान। और मुगल सेनापति कौन थे? तो मान सिंह एवं आसफ खां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हकीम सूर। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो अभी हम लोगों ने देखा हकीम खान सूर। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए जैसे यहाँ पे यूपीआरओ में ARO ये मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपका बोल रहा है क्वेश्चन कि मानचित्र दिया गया है और छायांकित भाग एक कालावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। तो ए स्वतंत्र देश का परिचायक है और बी एक नगर की स्थिति। तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पूरी सही जानकारी देगा? चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए फिगर में, तो फिगर जब देखिएगा तो यहाँ पे आपको ए दिख रहा है और यहाँ बी दिख रहा है, तो इसके बारे में आपको बतलाना है। तो यहाँ पे आपका जो ए है वो आपका क्या है? तो ये है आपका, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 1557 अकबर गोलकुंडा लाहौर। तो ये आपका कब विजय प्राप्त हुआ था इसके बारे में बतलाना है। तो ये जो आपका जगह जो है, देखिए यहाँ पे जो ए हम लोगों को दिख रहा है, तो ये ए जो है आपका गोंडवाना है, और यहाँ पे बी जो है वो आपका लाहौर है। ये आपका लाहौर है और ये आपका क्या है? तो ये है आपका गोंडवाना क्षेत्र। और ये कब की बात है? तो ये 1605 जब अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में, उस समय की बात है। तो 1605 में अकबर, ये गोंडवाना हो गया ए, और ये आपका बी जो है लाहौर क्षेत्र। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया? तो वो था आपका कछवाहों से। तो यहाँ देखिए अकबर जो है सर्वप्रथम राजपूत विवाह कछवाहों से स्थापित किया था। और जिस समय अकबर ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था, तो शागनेर नामक स्थान पर 1562 में आमेर के राजा बिहारी मल, जिसे भारमल भी बोलते हैं, बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उससे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई, लोक प्रचलित नाम उनका है जोधाबाई, का विवाह करने की इच्छा व्यक्त की थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो वो था आपका कछवाहा। किस चिश्ती संत की दरगाह पे अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मैनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो ये हो जाएगा अधम खां को, जो कि महामंगा का क्या था? पुत्र था। और महामंगा जो थी वो अकबर की दाई माँ थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए तो ये आपका यहाँ पे दे रहा है, महामंगा के पुत्र अधम खां को 1562 में अकबर ने स्वयं मारा था, और उसे अकबर के प्रधानमंत्री अदगा खां की हत्या कर दी थी इसलिए। नेक्स्ट है, राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो वो था मेवाड़ का शासक। तो यहाँ पे मेवाड़ के राजा जो थे राणा प्रताप, वो उनके साथ युद्ध भी बहुत लंबा चला था। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मारवाड़ के राव चंद्रसेन।
नेक्स्ट है अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती डैश की रानी थी, तो वो थी आपकी मंडला की। ये 1564 में अकबर ने कड़ा तथा पूर्वी प्रदेशों के शासक आसफ खां जो कि गोंडवाना के राज्य को जीतने के लिए भेजा। इस राज्य में मोटे तौर पर आधुनिक मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले पड़ते थे। उसका राजा वीर नारायण था और परंतु उसकी माँ दुर्गावती राजभर योग्यतापूर्वक शासन करती थी। उसने वीरतापूर्वक शाही दल का विरोध किया, परंतु गढ़ एवं मंडला के बीच हुए युद्ध में वह पराजित हुई। तो यहाँ से याद रखिएगा वो मंडला की थी दुर्गावती। नेक्स्ट है अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो अबुल फजल जो थे उनकी मृत्यु हुई थी शहजादा सलीम के कारण। निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। तो ये जो है आपका क्या है? तो ये सहायक नहीं है कि वो सम्राट जो थे सिद्ध सम्राट नहीं थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मनसबदारी प्रथा, तो ये भी था। धार्मिक नीति, ये भी सही है। भू राजस्व व्यवस्था, ये भी उस समय सही था। और सामाजिक सुधार, यानी ABCD चारों जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो यहाँ पे हो जाएगा अकबर ने। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो यहाँ देखिए प्रबुद्ध निरंकुश जो है वो कहा जाता था अकबर को, यानी यहाँ पे आपका C राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। और फिर सेकंड है अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो यहाँ पे आपको बताना है सही कौन कौन सा है। तो यहाँ पे दोनों आपका जो है वो सही है। नेक्स्ट है अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासन व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। तो इसमें से कौन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये क्षेत्र को जीतने के लिए भी सही है, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी सही है, न्यायिक प्रशासन के लिए, यानी ये तीनों सही है। लेकिन ये आपका गलत है, धर्म कट्टरता जो है ये आपका गलत है, यानी B यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, तो वो था आपका मीर बख्शी। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो वो थी आपकी मनसबदारी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो वो था मुजफ्फर खां तुर्वती। तो ये दीवान शब्द जो है ये फारसी भाषा का है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासनकाल के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद पर मुजफ्फर खां तुर्वती, राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा। मुजफ्फर खां सरकारी सोपान में दीवान के पद को स्थान दिलाने में सफल रहा। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट है अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो यहाँ पे आपको देखिए मनसबदारी जो है ये आपका किस देश से उधार ली गई थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रख रखाव करना पड़ता था, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है कारण जो है वो है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो यहाँ पे R भी जो है सही है और A जो है R की सही व्याख्या है, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अकबर। तो यहाँ देखिए अकबर के शासन में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली प्रचलन हुआ था, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण और जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित था। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भू राजस्व।
नेक्स्ट है, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो वो है दहसाला। तो देखिए दहसाला पद्धति जो है अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था थी। नेक्स्ट है, टोडरमल संबंधित थे, तो वो थे मालगुजारी सुधारों से। मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट बोल रहा है कथन, तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। ओके फ्रेंड्स। कथन 2 जो है वो बोल रहा है अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। और थर्ड जो है वो है अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। तो यहाँ पे आपके पास 3 कथन है, तीनों में से आपको बताना है कौन सही है। तो यहाँ पे थर्ड जो है वो सही है, अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की थी। और यहाँ पे फोर्थ है आपका राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे, तो ये भी आपका गलत है, यानी ओनली थर्ड आपका सही है, यानी राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सी। तो यहाँ देखिए, तो तानसेन का यहाँ पे नाम जो है रामबली पांडे दिया था, जबकि तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे, और उन्हें उपाधि जो है तानसेन की दी गई थी, ग्वालियर या रीवा के राजा ने दी थी, अकबर ने उन्हें ये नहीं दी थी। अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। राजा मान सिंह की बहन मानवाई शाह बेगम का विवाह सलीम यानी जहांगीर से हुआ था, न कि अकबर से। और आईने अकबरी की रचना जो है ये अबुल फजल ने की थी। राजा टोडरमल दीवान यानी वित्त मंत्री थे, न कि सेनापति। तो यहाँ पे 3 जो था वो सही था। नेक्स्ट है, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंतर्य की कड़ी थी? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टोडरमल। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो वो था आपका टोडरमल। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1582 में। दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अकबर ने। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा 1582 में। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? तो यहाँ पे देखिए अबुल फजल, निजामुद्दीन और अब्दुल कादिर बदायूनी। तो यहाँ पे दीन इलाही को एक धर्म जो है वो किसने कहा? तो ये अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन इलाही कोई धर्म नहीं था, अपितु एक सूफी मत था जिसके नियम स्वधर्म समन्वय पर आधारित था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पे हो जाएगा अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा जामा मस्जिद। तो देखिए अकबर द्वारा बसाए गए शहर फतेहपुर सीकरी को वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। फतेहपुर सीकरी में मुगल वास्तुकला के स्मारक जैसे जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सब है। और यहाँ पे जामा मस्जिद को शान फतेहपुर या शान सीकरी के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो यहाँ आ जाएगा अकबरी महल, स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई महल, ये सब आपका फतेहपुर सीकरी में है। तो ये देखिए अकबरी महल जो है ये अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1568-69 में एक राजमहल सह किले का निर्माण कराया था। एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल शैलियों की कई इमारतें शामिल थी। इनमें जोधाबाई महल, पंचमहल, मरियम महल यानी स्वर्ण महल, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल कोठी आदि प्रमुख है, जबकि अकबरी महल आगरा के किले में स्थित है। नेक्स्ट है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? यहाँ पे हो जाएगा हुमायूं का मकबरा, जो कि कहाँ पे है? तो आपका दिल्ली में है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में ये आपका निर्मित हुआ था। नेक्स्ट है, सुलह यह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सुलह यह कुल जो है इसका सिद्धांत जो है ये अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह यह कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो यहाँ पे हो जाएगा अकबर।
तो ये देखिए 1580 में जौनपुर के एक धर्मगुरु या काजी मुल्ला मोहम्मद एजदी ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। चलिए कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो पहला आपका कथन जो है वो बोल रहा है अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया, और कारण है कि यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ आपका राइट आंसर जो है ए आपका बिल्कुल सही है, और आर जो है ये आपका क्या है, गलत है। यानी ए सही है परंतु आर गलत है, यानी राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? तो वो था आपका अकबर। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है तो फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पंचमहल। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पंचमहल। जहांगीर महल स्थित है तो वो हो जाएगा आपका आगरा में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो है आपका सिकंदरा में। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्य काल में नहीं कराया गया था? तो दिल्ली का लाल किला। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो यहाँ पे है आपका बाबर, तो यहाँ ये किससे मैच हो जाएगा? तो बाबर आपका काबुल, फिर है आपका अकबर, तो ये हो जाएगा आपका सिकंदरा, ये मकबरा है उन लोगों के। फिर जहांगीर, तो ये हो जाएगा आपका लाहौर, और शाहजहां आगरा। यहाँ पे भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। तो यहाँ पे है फिर आपका बाबर काबुल, हुमायूं जो है वो हो जाएगा दिल्ली, अकबर सिकंदरा, और जहांगीर हो जाएंगे लाहौर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है, तो वह था आपका फैजी। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेशों से महाभारत के विभिन्न भागों का रजनामा नाम से फारसी में अनुवाद फैजी के निर्देशन में नकीब खां, बदायूनी और फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया था। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने कलिया दमन की फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी ने। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक था, तो वो था आपका रज्मनामा। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है, तो वो था आपका रज्मनामा। रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो वो है आपका महाभारत। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी ने। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी ने। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो वो था मोहम्मद हुसैन को। तो देखिए अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकार यानी जिनकी एक सूची आईने अकबरी में मिलती है, में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसने अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह था, तो वो था हरि विजय सूरी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो वह थे आपके हरि विजय सूरी। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो दसवंत। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, तो वो था आपका अकबर, जिसमें देखिए तो दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने की थी। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो वो था अकबर। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वह है, तो वो था आपका अबुल फजल। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था रॉल्फ फिच। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे आपका जजिया कर की समाप्ति, फिर है आपका इबादत खाने का निर्माण, फिर है मजहर पर हस्ताक्षर और दीन इलाही की स्थापना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जजिया कर है, फिर सेकंड नंबर में आपका इबादत खाना, फिर मजहर, और फिर आपका आता है दीन इलाही की स्थापना, यानी ये यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो देखिए जजिया कर जो है वो 1564 में समाप्त किया गया था। फिर इबादत खाने की स्थापना की अगर बात करते हैं 1575 में। फिर आपका मजहर,
तो मजहर की स्थापना जो है ये 79 में हुई थी और दीन इलाही की स्थापना ये 1582 में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1576 में। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था अकबर से रिलेटेड जो भी थे। तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा अकबर का पुत्र था कौन, जहांगीर। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक में जहांगीर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।